हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे। और क्या कहना चाहिए? मामला ये था कि लंका थाने के मामले में एक अधिवक्ता बिंदु पटेल सहित उनके बड़े भाई को पकड़कर लंका थाना जो है गलत तथ्यों के आधार पर गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको चालान उनका लिया गया था। जैसे ही हम अधिवक्ता समाज को इस बात की जानकारी हुई, हम अधिवक्ता समाज के द्वारा उसका घोर विरोध किया गया प्रशासन के इस कृत्य का, क्योंकि ये मनमाना एक अधिवक्ता जो खुद न्याय दिलाने का काम करता है उसको वो इस मनमानेपन को सहन करने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम लोगों के विरोध करने पर न्यायिक प्रक्रिया में हम लोगों ने जज के सामने अपनी इस दलील को रखा कि जो धाराएं संगीन लगाई गई हैं, अपहरण की धाराएं, 307 की धारा, लूट की धाराएं, ये सब कोई धारा वकील के ऊपर नहीं बन सकता है। जो खुद न्याय दिलाता है वो इस तरह के अपराध में कतई संलिप्त नहीं हो सकता है। उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को ये महसूस हुआ कि अधिवक्ता आक्रोशित है, आंदोलित है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर प्रशासन द्वारा बैकफुट पर आते हुए 307, 392 और 364 की धारा को निकाला गया। निकालने के बाद नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री पीके सिंह साहब के अदालत में बहस हुई। अदालत के बाद पीके सिंह साहब ने पूरे तथ्यों को सुनने के बाद उन दोनों की जमानत को मंजूर कर लिया है। अनुज जी, आप खुद बनारस से हैं, बनारस पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस तरह की घटनाएं कितना आघात लगाती हैं और कितना चोट पहुंचाती हैं? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा का क्षेत्र है, ऐसे में अगर एक ऐसा प्रहरी जो न्याय दिलाने का काम करता है, अगर उसके ऊपर ही प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो आम जनता जो थाने पर जाने से डरती है, जो आम जनता जो थाने पर न्याय के लिए भटकती रहती है, उन लोगों को फिर क्या न्याय मिलेगा। हम निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के अधिकारियों से ये मांग करेंगे कि जनता के अंदर जो आप लोगों का भय है, जो आप लोगों का एक तरह से आप लोगों ने आतंक का पर्याय बना रखा है कि जहाँ जनता अपने फरियाद को लेकर, अपने दुख दर्द को लेकर थाने नहीं जाती है, वो जाए, अब उनके दुख दर्द को सुने, उनके साथ न्याय करें। यही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है। उन सपनों को आप लोग चकनाचूर कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि उस सपनों को साकार करें और आम जनता के अंदर जो आप लोगों का भय है, आप लोगों का आतंक है, वो समाप्त हो। थैंक यू। 2 जुलाई की आधी रात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के कानपुर स्थित बिकरू गांव में एक खतरनाक बिसात बिछी। पुलिस और विकास दुबे के बीच दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन इस खूनी खेल में यूपी की तेज तर्रार पुलिस को बहुत बड़ी मात मिली। विकास दुबे ने उसी मुहर्रे से मात दी जिस पर कभी पुलिस को सबसे ज्यादा भरोसा हुआ करता था। मुखबिरी को पिछले 2 दशकों में पुलिस ने धीरे धीरे तिलांजलि दे दी और अपराधियों ने इसे अपना लिया। इस घटना के बाद ये चर्चा आम है कि विकास दुबे को इस बात के समय रहते सटीक जानकारी मिल गई थी कि पुलिस कब और कितने जोर से उसके ऊपर धावा बोलने आ रही है। उसने मोर्चा लेने की सारी तैयारी कर ली। उसे तो पुलिस की हर चाल की जानकारी मिलती रही, लेकिन पुलिस उसकी किलेबंदी से अनजान रही। पिछले कई सालों में पुलिस की असफलता के पीछे एक बड़ी वजह मुखबिरी के तंत्र का बदल जाना है। साल 2000 के बाद से पुलिस सूचना के लिए तकनीकी पर निर्भर होती गई। विभाग में अलग अलग सेल काम करने लगे जो टेक्नोलॉजी के सहारे अपराधियों की सूचना हासिल करने लगे। इसका खूब फायदा भी मिला, लेकिन वर्क कल्चर में कमजोरी भी आती गई। पहले यह काम मैनुअल होता था, यानी मुखबिरों के सहारे हर थानाध्यक्ष मुखबिरों की टोली रहता था जो गांव-गांव में फैली रहती थी। पुलिस इन्हें हर तरह से मदद करती थी, लेकिन सर्विलांस सिस्टम जैसे जैसे फैलता गया, इंसानों के सहारे मुखबिरी का तंत्र कमजोर पड़ता गया। साइबर सेल से सूचना हासिल करने से मदद तो मिलती है, लेकिन कई बार बड़े धोखे भी होते हैं। पुलिस को ट्रेडिशनल तरीकों को पूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नाम न लिखने की शर्त पर एक रिटायर्ड आईपीएस ने मुखबिरी के पूरे नेटवर्किंग को समझाया। उन्होंने बताया कि किसी अपराधी की खबर कोई शरीफ इंसान तो देगा नहीं, ऐसे में अपराधियों से दोस्ती भी करनी पड़ती है। मेरी एटा में तैनाती के समय लुटेरी सिंह और छविराम गैंग सक्रिय था। जब छविराम गैंग कहीं डकैती डालता था तो हमें लुटेरी सिंह के गैंग से सूचना मिलती थी। पुलिस आज मोबाइल नेटवर्किंग करती है। हर अपराधी को पता है कि उसका मोबाइल सर्विलांस पर है।
आखिर विकास दुबे ने जेसीबी लगाकर सड़क क्यों रोकी? बताने वाली ने उसे बता दिया कि आज पूरी पलटन आने वाली है, लेकिन पुलिस न तो ये पता कर पाई कि विकास दुबे को सब मालूम हो गया है और न ये कि उसकी क्या तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मुखबिर ज्यादा मुस्तैद निकला और ये भी कि सूचना पहुंचाने के लिए उसने फोन नहीं बल्कि खुद पहुंचकर ऐसा किया होगा। टेलीफोनिक बातचीत तो पुलिस सुन ही लेती है। अगर सर्विलांस सिस्टम फेल हो जाए तो आज की तारीख में एक चोर को पकड़ने वाले पुलिस के लिए मुश्किल हो जाए। जी अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार गुप्ता, प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालय कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह का पत्रक और किसको देने आए थे, क्या समस्या है? आज जो हम लोग यहाँ पे पत्रक देने के लिए उपस्थित हुए थे, क्योंकि 1 जुलाई से जो स्कूल खुल रहे हैं तो डीएम के आदेश से पुनः 31 जुलाई तक के लिए बंद किया गया, लेकिन विभाग द्वारा बोला गया कि आप व्हाट्सएप द्वारा क्लास चलाइए। तो यदि हम व्हाट्सएप से क्लास चलाते हैं तो हमें टीचरों की सैलरी देने के लिए गार्जियन का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं देना चाहते हैं और हमारे टीचरों की फ़ीस जो है इतनी काफ़ी है कि हम देने में असमर्थ हो रहे हैं। आरटी के तहत जो 12 महीने का हम लोग को फ़ीस मिलती है, 10.22 महीने का फ़ीस हम लोग को इन्वेस्टमेंट के नाम पे मिला, जिसमें से आरटी के तहत जिन बच्चों का एडमिशन लिया गया हम लोगों ने विद्यालय में, उन बच्चों का 5,000 रुपये किताब कापी और ड्रेस के मद में, शूज़ के लिए मद में आता है, वो 2-3 साल से इधर लगातार आ नहीं रहा है। ऐसे बच्चे जो हम लोगों ने अपने एडमिशन लिया है, उन बच्चों को ये पढ़ाई के लिए पेरेंट्स जो है काफ़ी सहयोग हम लोग को नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब मुझे पैसा आवेगा खाते में तो मैं किताब कापी खरीदूंगा और उनका यूनिफॉर्म खरीदूंगा। ऐसे वो कभी 100 कापी दे के भेज दे रहे हैं, कभी पेंसिल नहीं है, कभी शूज़ नहीं है, कभी उनका यूनिफॉर्म नहीं है। इस तरह से उनका कोई कॉपरेशन नहीं है और सरकार से हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं। आज वही पत्रक पुनः हम लोग अपने बेसिक साहब को देने भी आए। बेसिक हमारे बहुत अच्छे, हम लोगों की बात भी सुनते हैं और शासन तक पहुंचाते भी हैं। उन्हीं की देन है कि हम लोग को 10.22 महीने की सैलरी भी, इन्वेस्टमेंट का पैसा भी मिला स्कूलों का। कितना स्कूल है बनारस में और कितने लगभग छात्र हैं? ये लगभग करीब 715 स्कूल हैं जो आरटी के तहत एडमिशन लेते हैं और छात्रों की संख्या 24,000 के आसपास है। इसमें कुछ करते भी रहते हैं, कुछ का निकलता है एडमिशन तो वो नहीं लेते, अच्छा स्कूल नहीं रहता, इस तरह परफेक्ट संख्या नहीं है। चाहते हैं अभी हमारी सरकार से यही मांग है कि जो आरटी के तहत एडमिशन है बच्चों का, उनका 5,000 रुपये जो बकाया है वो उनके खाते में भेजा जाए ताकि गार्जियन अपने बच्चों को किताब दिलावें। साथ ही इन्वेस्टमेंट का जो पैसा रुका हुआ है हम लोगों का 2.25 महीने के आसपास उसे दिया जाए ताकि हम अपने टीचरों की सैलरी समय से दे पाएँ। और जो गार्जियन से हमें पैसे नहीं मिल पा रहे पढ़ाने का, बाकी जो आरटी छोड़कर बच्चे हमारे यहाँ हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने पर जब फीस नहीं मिला तो हम अपने टीचर को कैसे पेमेंट करें, ये सरकार हमारा मार्गदर्शन करें। साथ ही जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो पैकेज सरकार ने दिया है, उस मद में सरकार को हमारे टीचरों को भी, स्कूलों को कुछ मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने यहाँ के स्टाफ को भी सैलरी बांट सकें। मिला है, कितना इन्वेस्टमेंट मिला? अभी इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो हम लोग अपने यहाँ आरटी के तहत बच्चे पढ़ाते हैं, उन बच्चों को जो जितने बच्चे पढ़ा रहे 10.22 महीने का पैसा 31 मार्च को मिला है। कितना करोड़ रुपया है ये? वो देखिए पूरे संख्या तो विभाग बताएगा कितने करोड़ हैं, लेकिन हर स्कूलों को जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं उसका 10.22 महीने का पैसा आया है सभी स्कूलों का। लेकिन स्कूल के बच्चों का जो खाता में पैसा था 5,000 वो नहीं आया है। अगर नहीं मानते हैं लोग तो आगे क्या आप लोग करेंगे अभी? यदि नहीं मानते हैं तो देखिए हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो अपने बात सरकार तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार, हमारे शहर के प्रधानमंत्री जो हमारे सांसद हैं उन तक हम बात पहुंचाएंगे, अपनी निवेदन करेंगे। हम लोग तो लड़ नहीं सकते, ना तलवार उठा सकते हैं, ना हमारी कलम की लड़ाई है। हम अपनी बात निवेदन के माध्यम से ही पहुंचाऊंगा, आप जैसे लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के द्वारा सरकार तक अपनी बातें रखूंगा ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे यहाँ के जो टीचर हैं जिसको हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं उसमें उनका पूरा सहयोग हो जाए। वाराणसी में 2 दिन पूर्व कोरोना के कारण हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हुई मौत तथा मौत के बाद शव को अनदेखी व लापरवाही उजागर होने के बाद आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रिबू श्रीवास्तव नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएम चतुर्थ को उक्त घटना के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा तथा उक्त घटना की जाँच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही बताया घटना बहुत ही संवेदनशील व दिल को झकझोर देने वाली है।
वहीं इस संबंध में एसएम चतुर्थ शुभांगी शुक्ला ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता रिभु श्रीवास्तव ने एक ज्ञापन कोरोना संक्रमण से हुई कुछ दिनों पूर्व हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के अध्यक्ष की मौत के संबंध में दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी अवगत करा दिया जाएगा और आगे की जांच उनके माध्यम से कराई जाएगी। आज वाराणसी के गंगा घाट पर शहीद पुलिस कर्मियों को समाजवादी पार्टी महानगर पिछड़ा प्रकोष्ठ युवजन सभा के अध्यक्ष मिथिलेश साहनी बच्चा द्वारा श्रद्धांजलि व दीप प्रज्वलित कर कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर दिया गया था, जिसके स्वरूप समाजवादी पार्टी महानगर पिछड़ा प्रकोष्ठ व युवजन सभा के संयुक्त तत्वाधान में गंगा की गोद में शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर गंगा के तट पर समस्त साथियों के साथ 2 मिनट का मौन किया गया। मिथिलेश साहनी बच्चा ने कहा, वर्तमान की योगी सरकार नाकाम साबित हो रही है। जो सरकार देश के पुलिस की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो देश की बहन बेटियों को क्या सुरक्षा देगी। ऐसे नाकाम योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कल हम पिछले दो दिन पहले जिस तरह कानपुर में जो शहीद पुलिस वाले के साथ घटना घटी है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और योगी सरकार में जब पुलिसकर्मी जब सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता के घर बेटी और माँ कैसे सुरक्षित हो सकती हैं इस सरकार में। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कल गंगा के गोद में श्रद्धांजलि दिया गया और शहीद जवान के नाम से दीप गंगा जी में प्रज्वलित किया गया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपके सरकार में जब पुलिसकर्मी जब सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता और हम सबकी माँ बहन कैसे सुरक्षित रहेंगी। और हम योगी से यही कहना, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे नहीं सरकार चल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद पुलिसकर्मी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय समाजवाद। जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। कैलाश जी, आज किन बातों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं, किसे सौंपे? आज जो कानपुर में घटना हुई है, बदमाशों ने हमारे 8 पुलिसकर्मियों जो कि दबिश देने गए थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हमारे 8 जवान, पुलिस के जवान शहीद हो गए। अभी 4 गंभीर स्थिति में घायल भी हैं। कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि हमारे और साथी, हमारे सिपाही साथियों की क्या स्थिति होगी। तो इसी को लेकर के आज यहाँ जिला मुख्यालय पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देना चाहते हैं और उस ज्ञापन को डीएम महोदय के माध्यम से उन तक भेजना चाहते हैं। और एसीएम फोर्थ महोदया हमारे इस ज्ञापन को अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने लिया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। सरकार हर एक क्षेत्र में विफल सी नज़र आ रही है। आज हमारे प्रदेश के अंदर जो जनता की सुरक्षा करने वाले हमारे पुलिस भाई हैं, आज वहीं सुरक्षित नहीं है। उनको भी बदमाश, दुर्दांत अपराधी, अब ये तो दुर्दांत कहिए कि ऐसे लोग जो हमला कर रहे हैं और हमारे पुलिस के नौजवानों को ढेर कर दे रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हम ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट एवं वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जिन भी हमारे पुलिस भाइयों की ऐसे अवसरों पर ड्यूटी लगाई जाए, दबिश देने जाए, तो उन्हें हम सरकार से मांग करते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए, ताकि हमारे जवानों की, वो जवान मेरे घरों से आते हैं, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, इसलिए हम मांग करते हैं कि अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए, ताकि ये सुरक्षित हमारे बीच वापस रहें और सरकार को और जनता का भला कर सके। इन्हें चंद बात। देश भर में 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी।
हिंदू धर्म में गुरुओं को भगवान से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है। दरअसल माना जाता है कि वो गुरु ही है जो मनुष्य को जीवन के अहम पाठ सिखाता है और सही गलत में अंतर करना बताता है। जिंदगी में हर इंसान को बुलंदियां छूने के लिए गुरु, कोच और दोस्तों के साथ अपनों के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब पिता ही उनके लिए सब बन जाए तो सफलता अपने आप ही कदम चूमने लगती है। हम आपको बता दें कि एक ऐसे ही पिता से मिला रहे हैं जिन्होंने खुद ट्रेनिंग देकर अपने बच्चों को सफलता की सीढ़ी चढ़ा दी। आज उनके बच्चे जिंदगी के उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां हर बच्चा पहुंचना चाहता है। अपने बच्चों के प्रति एक पिता का एक ऐसा अनोखा भरोसा और प्यार बहुत कम ही देखने को मिलता है। वाराणसी के डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठाकर प्रैक्टिस कराते हैं और शाम को प्रैक्टिस कराते हैं। साथ ही साथ वो हॉस्पिटल में भी समय देते हैं। अब स्थिति यह है कि अर्जुन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 नाम दर्ज कर चुके हैं, जिसमें वह सबसे छोटा तीरंदाज बन गया और नेशनल और इंटरनेशनल में भी। 3.5 साल की उम्र में अर्जुन ने अक्टूबर 2017 में पहला नेशनल अंडर 9 विजयवाड़ा में खेला था। उसका 16वां स्थान था। अप्रैल 2018 में इंदौर नेशनल खेला, उसमें उसने कोई स्थान हासिल नहीं हुआ। साल 2018 में उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल प्रिंसेस कप अंडर 12 थाईलैंड के लिए हुआ, जहां वह क्वार्टर फाइनल में हार गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा इंटरनेशनल नवंबर 2019 में इंडोर यूथ आर्चरी वर्ल्ड कप अंडर 12 मकाऊ चाइना में हुआ, जिसमें अर्जुन ने 2nd पोजीशन हासिल कर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। मलेशिया में दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अर्जुन ने भारत को ब्रांज पदक दिलवाया था। सर अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है, मैं अर्जुन का पिता हूँ। सर ये अर्जुन ने कौन सा किताब अपने नाम दर्ज किया है और किस चीज़ का है ये किताब पूरा? अर्जुन ने 2 रिकॉर्ड दर्ज करवाया है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जो हमारे देश के जो अनोखे रिकॉर्ड होते हैं या एक लिस्ट बनाती है, उसी में अर्जुन ने अपने 2 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। एक तो उन्होंने सबसे कम उम्र में नेशनल खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। 3 साल 8 महीने 14 दिन की उम्र में ये पहला नेशनल खेल चुके थे। और दूसरा इन्होंने यंगेस्ट इंटरनेशनल एथलीट का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 5 साल 10 महीने की उम्र में पहला इंटरनेशनल मेडल ले आया है देश के लिए, जो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सर आगे क्या सपना है इनका, क्या और आगे क्या करना है? आगे तो देखिए हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक खेले, और अभी तो अर्जुन उस चीज़ के लेकर बहुत छोटे हैं। सपना है उसके लिए ये प्रैक्टिस भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके 2 ब्रेक होने हैं। 29 मार्च को हो जाने थे, पूरी तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से और ट्रेनें बंद हो गई, तो जो बाहर से जाने वाले थे वो नहीं आ पाए, इसलिए इसलिए रुक गया है। अब जैसे ये स्थिति नॉर्मल होगी वैसे हम लोग फिर से कोशिश करेंगे उसको वेट करने। सर इस रिकॉर्ड के बाद कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप लोग, आपका परिवार? हम तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में अर्जुन एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन ये कौन सा किताब आपको मिला है? ये और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है मुझको, ये बुक मिली है मुझको। क्यों? मैंने एक तो सबसे कम उम्र में नेशनल खेला है, और दूसरा कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल में मेडल लाने वाला। अब आगे का क्या सपना है आपका? मेरा आगे का सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूं और उसमें गोल्ड मेडल लाऊं, और मुझे और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक करना है। पूरी तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए और जज भी नहीं आ पाए, इसलिए मेरा वो वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 2 रिकॉर्ड। सबका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे बाबू? मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाह रहा हूँ।
जो घटना बुलाई गई है। एक तो सभी अधिकारी नए आ गए थे, हमारे एसपी साहब भी नए थे, लोग भी नए थे, तो परिचय का ताकि परिचय भी हो जाए, रूबरू हो जाए। और इस सावन मास में सबकी भावनाओं को समझते हुए इस रूप से सकुशल इस पूरे पावन माह को हम लोग निकालें और इसकी परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ जो आज के वर्तमान परिवेश में सभी लोग विदित हैं कि एक कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। सभी लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उसकी जो सावधानियां बरतनी है जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और जीवन दोनों सुरक्षित रहे, यह सभी जो भी विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन के मुख्य संरक्षक कह लीजिए, उनका दायित्व सबसे ज़्यादा है। जैसे घर का मुखिया होता है तो उसको जरूरी है कि बारिश हो रही तो बच्चे पानी भीगने ना पावे, नाले में ना जाने पाए, तो उनको डांटता भैया बाहर मत निकलो। तो आप अपने परिवार के मुखिया हैं, जो भी आपका संगठन है, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये जिम्मेदारी आपकी पहले है। और उसी के दृष्टिगत जो शासकीय गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं, उसके तहत हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है आप लोगों से बातचीत करके, जिससे परंपरा का भी निर्वहन हो जाए और सकुशल स्वस्थ रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस पूरे पावन पर्व को अपने सकुशल रूप से संपादित कराते हैं। आप लोगों ने जो कुछ सुझाव भी रखे हैं, जो आप लोगों ने इस चर्चा में अपना बताया है, उसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी टीम लगी रहेगी हमारी, जिससे कि शांतिपूर्वक ये हमारे पूरा आगे जो आने वाला माह है वो, और ये बहुत अच्छा रहा। एक डायलॉग हम लोगों के बीच में हुआ और इसी तरीके का दिन ब दिन होता रहेगा। आप लोगों के साथ लोग बोलते रहेंगे, आप लोगों के साथ बैठते उठते रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। ये हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सावधानी ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद बाकी सब चीज़ें। आप लोग यहाँ आए साथ कोशिश करें, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु।
जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं